राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 के लिए अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर नामक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। आज के इस कक्षा के जो अधिगम बिंदु रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। किशोरावस्था, व्हाट इज एडोलेसेंस, किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो शरीर में पाए जाते हैं, जो शरीर में होते हैं, वो परिवर्तन क्या क्या होते हैं। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण क्या होता है, होने वाले बच्चे का, जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका क्या लिंग होगा, वेदर ही और सी वो नर बच्चा होगा या मादा बच्चा होगा, ये बात कैसे तय होती है, इसका निर्धारण किस तरह से होता है, इस पर बातचीत करेंगे। हार्मोन, हार्मोन्स शरीर में, शरीर क्रिया विज्ञान में, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या होते होंगे, ये हार्मोन किस तरह अपनी भूमिका को निभाते हैं, उनके बारे में जान रहे होंगे। जननात्मक स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननात्मक स्वास्थ्य क्या है और इसके लिए किस तरह के पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आएंगे व्यक्तिगत स्वच्छता पर, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, ये क्या मायने रखती है और इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्तिगत तौर पर हम स्वच्छ नहीं रहते हैं तो तब क्या होने वाला होता है, इस बात पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। शारीरिक व्यायाम कि फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है, शारीरिक व्यायाम क्यों है, क्यों कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं अध्ययन, इस बात का पुष्ट प्रमाण किस प्रकार दे रहे हैं कि शारीरिक व्यायाम क्यों जरूरी है, वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद है कुछ भ्रांतियां और अवधारणाएं क्या है किशोरावस्था के बारे में, या इससे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होंगे। वो मिसकॉन्सेप्शंस, वो भ्रांतियां क्या होंगी, इनके बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे। पहले ये देखते हैं कि जिस चीज़ को हम जानने जा रहे हैं, जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम कितना समझ बना चुके हैं, हम उसके बारे में किस हद तक जानते हैं। जब हमें उस क्राइटेरिया का पता लग जाता है, उस मापदंड का मालूम चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं, तो हम अपनी फर्दर स्टडी को, अपने जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसको उससे आगे बढ़ाते हैं और उसको उससे आगे बढ़ाने में आसानी होती है, सहजता होती है और उसकी लाभदायकता या उसका उपयोगी होना इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि हम उसकी फाउंडेशनल चीज़ों को, उसकी बेसिक चीज़ों को हम किस हद तक समझ रहे हैं, किस सीमा तक हम जानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्लाइड इस तरह से कि अध्ययनों से ये पता चलता है कि हमारे पूरे जीवन काल को, यदि मनुष्य जीवन के बारे में बातचीत करें तो मनुष्य के पूरे जीवन काल को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। मोटा मोटी तौर पर इसको 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले जहां से जीवन काल का आरंभ होता है, यद्यपि जीवन काल का आरंभ तब से हो जाता है जब से, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी जानकारी प्राप्त की थी कि किसी जीव की आधारशिला या बुनियाद तब से पड़ जाती है जब गैमीट बनता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तो उस होने वाले जीव का जन्म उस दिन से, उस क्षण से प्रारंभ हो जाता है, यह कहना चाहिए। तो
जन्म के बाद, जब जन्म हो जाता है किसी प्राणी का, और यहाँ पर चूंकि हम मानवीय जीवन की बात कर रहे हैं, मनुष्य के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे मनुष्य जीवन को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जहाँ से शुरू होता है उसको कहते हैं शैशवावस्था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट स्टेज। ये है इन्फेंट स्टेज। जब बच्चा भोजन के लिए अधिकतर मां के दूध पर निर्भर होता है, उस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, और उस अवस्था में रह रहे जीव को, मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं। तो ये शैशवावस्था है जो प्रायः शुरू से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था तक चलती है। इसका अभिप्राय ये कि जब तक ये बच्चा अपने भोजन के लिए मुख्यतः मां के दूध पर या ब्रेस्ट फीडिंग पर निर्भर रहता है। ये शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था। 0 से का अभिप्राय है कि जब से उसने जन्म लिया है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। इसके बाद जो बाल्यावस्था आती है वो उसको अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं। यह है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। और इस अवस्था में जो मनुष्य है उसको बालक कहा जाता है। यह बाल्यावस्था 4 वर्ष से लगभग 10 वर्ष तक मानी जाती है। ये जो यहां पर डिवीजन किया गया है वर्षों में, ये डिवीजन का बिल्कुल ये अभिप्राय नहीं है कि ये हार्ड लाइन है। ये 10 वर्ष तक चल सकती है, 11 वर्ष तक चल सकती है। ये इन्फेंट्स जो बच्चे दूध पी रहे होंगे वो 3 वर्ष तक पी सकते हैं, कोई 2 वर्ष तक पी सकते हैं, कोई 5 वर्ष तक पी सकते हैं। तो इसमें ऐसा हार्ड लाइन नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह इस तरह का डिवीजन किया गया है। तो ये जो बाल्यावस्था है वो 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है, 4 से 10 वर्ष। इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है किशोरावस्था। इसको बोलते हैं एडोलिसेंस। एडोलिसेंस या किशोरावस्था। ये किशोरावस्था 11 वर्ष से शुरू होकर के 19 वर्ष तक चलती है। इसको टीन एज भी कहा जाता है। टीन एज, इसका अभिप्राय कहीं कहीं पर यह माना जाता है कि यह अवस्था 13 से शुरू होकर के 19 वर्ष तक चलती है, और चूंकि 13 to 19 इसलिए इस उम्र को, इस अवस्था को टीन एज भी कहते हैं। लेकिन कुछ मामलों में कहीं कहीं पर यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू हो जाती है और 19 वर्ष तक चलती है। इसके बारे में और विवरणात्मक जानकारी आगे आ रही होगी कि कौन सी उम्र में क्या होता होगा, और वो चेंजेस क्या इसी अवधि के दौरान आ जाते होंगे या पहले आ जाते होंगे या फिर बाद में भी आ सकते होंगे। ये जानकारी विवरणात्मक तौर पर आगे मिलने वाली है इसी कक्षा में। किशोरावस्था को 11 से 19 साल की अवस्था को माना जाता है। इसके बाद 20 साल से 69 साल तक, लगभग 20 वर्ष से 69 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। 20 वर्ष से 69 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था। यह प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद शुरू होकर के तब तक चलती है जब तक वृद्धावस्था शुरू नहीं हो जाती। और 70 वर्ष से जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक मनुष्य जीवित रहता है 70 वर्ष से वो उसकी अवस्था तक, अपनी अंतिम अवस्था तक, अपने अंतिम समय तक वृद्धावस्था कही जाती है। तो ये इस तरह से एक मोटा मोटी डिवीजन है ये पूरे मनुष्य जीवन का, जिसको 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सहपाठी और हमसे छोटे कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चे, वो किस अवस्था में होंगे। तो अब हम इस स्लाइड को देख करके ये पता चला सकते हैं
कि 10 बरस तक के बच्चों को बालक कहा जा रहा होगा, वो बाल्यावस्था में माने जा रहे हैं। और 11 बरस से 19 बरस के अवस्था में जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में। तो 7 और 8 में, कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे 11 से 19 वर्ष की अवस्था में ही होते हैं। प्रायः ऐसा भी संभव है कि 6 में पढ़ने वाले बच्चे कुछ इस अवस्था में आते हों, या फिर 7 में पढ़ने वाला बच्चा कोई ऐसा भी हो जो अभी 10 वर्ष का हो। इसलिए यह बिल्कुल हार्ड लाइन नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी इसी कक्षा में बताया है। तो आज हमारा जो इस कक्षा का बिंदु है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था पर हम बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एडोलेसेंस इन दिस क्लास। किशोरावस्था, किशोरावस्था जैसा हमने अभी पूरी बात जान ली कि किशोरावस्था कहां से शुरू होती है और कहां तक चलती है। तो ये इस तरह से कि जीवन काल की वह अवधि, मनुष्य के जीवन काल का वह समय जब शरीर में ऐसे परिवर्तन हो रहे होते हैं जिससे जनन परिपक्वता आती है। यहां पर इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जनन परिपक्वता क्या है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कि जनन परिपक्वता क्या है। तो जनन परिपक्वता को जब हम समझ गए होंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह किशोरावस्था है, यहां पर इसका विकास तेजी से हो रहा है, शीघ्रता से हो रहा है। तो किशोरावस्था को वो अवस्था कहा गया है जहां पर कि जनन परिपक्वता तेजी से आती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे होते हैं। अब जनन परिपक्वता क्या है? जनन परिपक्वता वो है जब कोई जीव प्रजनन के लिए तैयार हो जाए या उसका शरीर संतति को पैदा करने के लिए, संतानोत्पादन के लिए तैयार हो जाए, वो जनन परिपक्वता है। तो ये किशोरावस्था वो उम्र है, वो अवस्था है जहां पर जनन परिपक्वता आती है। ये वही अवस्था है जिस दौरान रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जीवन काल में आती है, ये किशोरावस्था। अब वो जनन परिपक्वता किस किस रूप में दिखाई देती होगी? किशोरों में या किशोरियों में 13 से या 11 से 19 साल तक के लड़कों को किशोर कहा जाएगा और 11 से 19 साल के बीच की लड़कियों को किशोरियां कहा जाएगा। तो किशोर और किशोरियों के शरीर में जनन परिपक्वता के हेतुक, जनन परिपक्वता के निमित्त जो परिवर्तन आ रहे होंगे वो किस किस रूप में आ रहे होंगे, यहां पर इस स्लाइड में उनको दिखाया गया है कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी किस तरह से आ रही होगी, हम किस किस रूप में उसको पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि लंबाई में वृद्धि। इस अवस्था में, इस उम्र के बच्चों में, किशोरों में भी और किशोरियों में भी बहुत तेजी से उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी ऊंचाई बढ़ती है या उनकी लंबाई बढ़ती है। तो सबसे पहली जो जनन परिपक्वता दिखाती है ये इस बात का द्योतक है कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चा बढ़ रहा है, उसके शरीर का विकास तेजी से हो रहा है, तो लंबाई में वृद्धि होती है किशोरावस्था में। दूसरा है स्वर में परिवर्तन। अब स्वर में परिवर्तन कैसा? किशोर के स्वर में अलग तरह से परिवर्तन होता है और किशोरियों के स्वर में अलग तरह से परिवर्तन होता है। स्वर जिसको हम आवाज कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो किशोरों में हमने अपने आसपास देखा है, जैसे कई बार हम इस बात को नोटिस भी करते हैं, इस बात पर ध्यान भी देते हैं कि गत वर्ष जब कोई लड़का पिछले साल 7 में पढ़ता था, कक्षा 7 में था, तो उसकी आवाज थोड़ी सी पतली थी और 8 में आते आते अभी कुछ दिन पहले से उसकी आवाज कुछ भारी हो गई।
तो ये स्वर में परिवर्तन है, स्वर में परिवर्तन आ जाता है। और लड़कियों के स्वर बाल्यावस्था तक, बालक जो जहां तक 10 वर्ष की अवस्था तक, तो दोनों के स्वर एक जैसे होंगे, बच्चों की तरह होंगे। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश होगा तो लड़कों के जो किशोर है उनके स्वर भारी हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज और किशोरियों की आवाज और सुरीली और पतली हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, यहां पर देखिए स्वर में परिवर्तन। यहां पर एक चित्र है बनाया हुआ, और इसमें ये जो चित्र है ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि हमारे कंठ में एक एडम्स एप्पल होता है, और जब हमने देखा होगा पानी पीते समय, वो एडम्स एप्पल जिसको सामान्य भाषा में घाटी बोलते हैं, वो ऊपर नीचे करती है, तो उसे विज्ञान की भाषा में एडम्स एप्पल कहा जाता है। और जो किशोर होते हैं, इस किशोरावस्था में ये एडम्स एप्पल, जो स्वर यंत्र कहा जाता है मनुष्य के शरीर का, जहां से हम आवाज उत्पन्न करते हैं, ये स्वर यंत्र अचानक से बड़ा होने लग जाता है। एनलार्जमेंट इन द साइज, इसके आकार में वृद्धि होने लगती है। तो इस स्वर यंत्र के बड़े होने से किशोरों में आवाज भारी हो जाती है, किशोरों की आवाज भारी हो जाती है। और लड़कियों के गले को, किशोरियों के गले को अगर गर्दन को ध्यान से देखा जाए तो इनका स्वर यंत्र अपनी उम्र के उन किशोरों की तुलना में उतना बड़ा नहीं होता। इसलिए स्वर यंत्रों के आकार में जो परिवर्तन है, जो अंतर है, उसकी वजह से किशोरों की आवाज में भारीपन आ जाता है और किशोरियों की आवाज में भारीपन नहीं आता है। तो किशोरावस्था में स्वर में परिवर्तन हो जाता है, लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में परिवर्तन होता है। तीसरा है हार्मोन्स की सक्रियता। अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स किसी भी प्राणी के शरीर में, यहां तक कि पौधों के शरीर में भी, पौधों में भी बनने वाले कुछ ऐसे रसायन हैं जो एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं, जो एक विशेष प्रकार की भूमिका अदा करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान में, जैसा हमने इसी कक्षा में पहले भी कहा। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स प्रेजेंटेशन में आगे चल करके हम देखने वाले हैं कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ मामलों में तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं किशोरों की इस अवस्था में, किशोरावस्था में। तो हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ जाती है। अगला है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। मानसिक विकास बड़ी तेजी से होने लग जाता है। बौद्धिक विकास, हम चीजों को समझने लग जाते हैं, हम बातों को समझने लग जाते हैं। जिन बातों को हम बाल्यावस्था में हल्के फुल्के में टाल देते थे, छोड़ देते थे, अब हम चीजों को इस अवस्था में आकर गौर से देखने लगते हैं, ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। और जैसा विज्ञान में कहा भी जाता है कि विज्ञान अवलोकन का विषय है, तो अब हम ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं किशोरावस्था में आकर के। और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होती है, संवेदनाएं ज्यादा जागृत होने लग जाती है, अपने साथियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम, करुणा, दया, ये क्रोध, ये चीजें ज्यादा होने लग जाती हैं। इनको संवेदनात्मक व्यवहार कहा जाता है। तो किशोरावस्था में इन चीजों में भी बड़ी तेजी से फर्क पड़ता है। अगला है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जैसा हमने देखा है अपने आसपास कई बार, हम उन चीजों को सामान्यीकृत अब कर पाएंगे कि किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियां, जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं, उनमें, और तेल ग्रंथियां, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है। किशोरावस्था में आकर के पसीने ज्यादा आने लगते हैं और चेहरे पर
कील मुहां से ज्यादा होने लग जाते हैं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण। तो किशोरावस्था में ये परिवर्तन भी बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं कि स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता किस तरह से बढ़ रही है। अगला है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। और शारीरिक आकृति में किशोरावस्था में बड़ी तेजी से परिवर्तन आते हैं। शारीरिक आकृति का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? शारीरिक आकृति से यह अभिप्राय है कि लंबाई में वृद्धि हो गई। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स में बड़ा दिखने लग जाता है फर्क। जैसे जो किशोर हैं उनकी मसें आ जाती हैं, उनकी हल्की हल्की मूछें आ जाती हैं, किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं और उनकी मांसपेशियों का विकास बहुत तेजी से होने लग जाता है। और किशोरियों में उनके वक्षस्थल थोड़ा भारी हो जाते हैं, वक्षस्थल भारी हो जाते हैं और जो उनकी आवाज है वो सुरीली हो जाती है, उनकी लंबाई में अचानक परिवर्तन हो जाता है। और किशोर और किशोरियां दोनों में एक परिवर्तन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के तौर पर देखा जाता है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें बाल आ जाते हैं, उनमें बाल उगाते हैं। जैसे काखों में या जेनिटल ऑर्गन्स में जो जननांग है उनके आसपास बाल उगाते हैं, मूछें आ जाती हैं। तो इस तरह से शारीरिक आकृति में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं तो किशोरियों के कूल्हे बड़े हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं, ये दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं जिनको हमने इस स्लाइड के माध्यम से अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया। अब हम चलते हैं लिंग निर्धारण पर कि लिंग निर्धारण क्या होता है। कोई बच्चा, जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो बच्चा नर बच्चा होगा या मादा बच्चा होगा, ये कैसे तय होता है? तो विज्ञान में इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। जो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है कोशिका, और हर एक कोशिका के केंद्रक में, मनुष्य की बात करें तो हर एक कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों में से क्या होता है कि 22 जोड़े तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र का मतलब है, गुणसूत्र का अभिप्राय है कि ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनमें गुणों का एक पैकेज होता है कि माता के गुण होंगे, उसमें पिता के गुण होंगे। तो इस तरह से 22 जोड़े तो और चीजों के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसे रूप के लिए, रंग के लिए, बालों के रंग के लिए, आंखों की साइज के लिए और आवाज की भारीपन, हल्केपन के लिए। लेकिन एक जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोला जाता है, वो इस बात को निर्धारित कर रहा होगा कि होने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगा, वो मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्चा होगा। तो होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से एक गैमीट बनती है। तो अंडाणु में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अंडाणु में दोनों क्रोमोसोम, जो दोनों गुणसूत्र हैं, वो XX होते हैं। और शुक्राणु में जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो एक X होता है और एक Y होता है। अब इसका निर्धारण किस तरह से होता है कि ये शुक्राणु है, ये दोनों, और ये अंडाणु है यहां पर। अगर शुक्राणु में से Y क्रोमोसोम ने, Y गुणसूत्र ने अंडाणु को फ्यूज किया, जैसा हमने पिछली कक्षा में ही बताया था कि लाखों शुक्राणुओं में से सिर्फ एक शुक्राणु होता है जो अंडाणु को निषेचित करता है। यदि Y क्रोमोसोम ने निषेचित किया तो लड़का होगा,
मेल बच्चा होगा। और अगर उसमें से जो एक्स था, एक्स वाले ने अंडाणु को निषेचित किया तो एक्स एक्स हो जाएगा और यहां लड़की हो जाएगी। तो इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण इसे कहते हैं। अब मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसा हमने पीछे कहा कि हार्मोन के बारे में इसी कक्षा में कुछ विस्तृत जानकारी आ रही होगी। तो हमारे शरीर में ये ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, और स्त्रियों में अंडाशय और पुरुषों में वृषण, ये भी ग्रंथियां होती हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो सब ग्रंथियों पर अपना अधिकार करती है और अपने आदेश के अनुसार उनको चलाती है। इससे वृद्धि हार्मोन, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि जो यहाँ गले में होती है, इससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो यहाँ पर गुर्दे के पास में होती है, इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है और एड्रिनलिन हमारे संवेगात्मक विकास को, संवेगात्मक व्यवहार को नियंत्रित और निर्धारित करता है, जिसमें रोना, हंसना, क्रोध, प्रेम, अनुराग, ये सब चीजें आती हैं। अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इससे इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, जिसको डायबिटीज रोग कहते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है और इसको रिप्रोडक्टिव हार्मोन या जनन हार्मोन कहा जाता है। ये मादाओं में पाया जाता है और वृषण से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन का स्रावण होता है, इसे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहा जाता है। अब देखते हैं जननात्मक स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं क्या है। रिप्रोडक्टिवली हमें स्वस्थ रहना है। यदि माता पिता स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ बच्चों का जन्म हो सकेगा। इसलिए इस तरह के स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें संतुलित आहार करना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने संतुलित आहार को खूब अच्छी तरह जाना कि ऐसा भोजन जिसमें पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समस्त पोषक तत्व प्राप्त होते हों, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। तो हमें जननात्मक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संतुलित आहार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये संतुलित आहार का एक यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन ये सारे उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। किशोरों के लिए यह और भी आवश्यक है, क्योंकि पसीने की ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नहाते समय अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने निजी अंगों को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो जीवाणु संबंधी संक्रमण होने का खतरा रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए प्राइवेट पार्ट्स को नहाते समय विशेष उनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऋतुस्राव वो होता है जब महीने में एक बार मादाएं संसर्ग के लिए तैयार होती हैं, यानी गर्भ धारण करने के लिए उनका शरीर तैयार होता है, उसको ऋतुस्राव कहते हैं। ये 28-28 दिन के अंतराल में आता है। तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता। शारीरिक व्यायाम को भूलकर भी कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ताज़ा हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखता है। सभी युवाओं को, किशोर लड़के और लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलने जरूर जाना चाहिए। HIV से पीड़ित व्यक्ति से यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। HIV एड्स एक महामारी है जिसका अब तक कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार सिर्फ यही है कि इससे बच करके रहना है। इस तरह के HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क नहीं करना चाहिए, यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। और भ्रांतियां और अवधारणाएं हैं किशोरावस्था से जुड़ी हुई कि बाल नहीं धोने चाहिए। जिस दौरान लड़कियों को, किशोरियों को ऋतुस्राव हो रहा हो, महिलाओं को ऋतुस्राव हो रहा हो,
कुछ जगह ये बोला जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, अचार डालती हैं अगर वो तो वो खराब हो जाता है, किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए और रक्तस्राव से कमजोरी आती है। ये सारी भ्रांतियां हैं। मासिक स्राव के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी भ्रांतियां हैं। विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर चुका है, इस बात के बारे में कह चुका है कि ये भ्रांतियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। नहाना भी चाहिए, अचार भी डालना चाहिए, किचन में खाना भी बना सकती हैं महिलाएं और लड़कियां, और रक्तस्राव से कोई कमजोरी नहीं आती है। यदि ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या आप जानते हैं निषेचन की अनुपस्थिति में गर्भाशय से अंडाणु का निस्सरित होना ऋतुस्राव कहलाता है। यह है ऋतुस्राव जो हमने अभी पिछली स्लाइड में जान लिया। चिप्स और पैक किए हुए और डब्बाबंद खाद्य नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनमें पोषण कुछ नहीं होता। चाउमीन, मोमो, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनमें पोषण के नाम पर कुछ नहीं होता। इनमें केवल फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं और हमारा वजन बढ़ा देते हैं। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। ऋतुस्राव की शुरुआत किशोरावस्था में ही हो जाती है और पहला ऋतुस्राव जब होता है, मासिक स्राव जब किशोरियों में होता है तो उसको रजोदर्शन कहा जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। महिलाओं में जब मासिक स्राव बंद हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र के बीच में कहा जाता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है। उसके बाद वो महिलाएं संतति उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहती हैं, वो क्षमता उनमें खत्म हो जाती है। और पुरुष में जनन काल महिलाओं की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता है। महिलाओं का जो रजोनिवृत्ति है 45 से 50 के बीच में माना जाता है, लेकिन पुरुषों में संतानोत्पन्न करने की क्षमता 50 वर्ष से ज़्यादा समय तक रह पाती। गृह कार्य के तौर पर यह एक्सप्लोर करने की बात है कि HIV क्या है और इसके संक्रमण और बचाव से संबंधित विस्तृत विवरण लिखिए, ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और मधुमेह नामक बीमारी जिसको हमने हल्का सा टच किया था इस कक्षा में, उसका विस्तृत वर्णन करना है। ये क्यों होती है, किसकी कमी से होती है, इसका निदान क्या है, इसके बारे में अपनी नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इस किशोरावस्था का अध्ययन जो हमने इस कक्षा में किया, विज्ञान की इस कक्षा में, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलने तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।